बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, S1 में सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब हमने देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग। अब जरा हेडिंग डालो बेटा, कोडिंग। ठीक है। हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे और बेसिक एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। अब जो मेनली बेटा हमारे पास जो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड चीज़ें जो पास पेपर में टेस्ट होंगी, एग्जाम में टेस्ट होंगी, दैट इज अबाउट कोडिंग। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला की पॉइंट लिखो, समटाइम्स डेटा नीड्स टू बी कोडेड। समटाइम्स डेटा नीड्स टू बी कोडेड। समटाइम्स data needs to be coded for further use with the calculations. For further use with the calculations. For further use with the calculations. ठीक है। उसके बाद बेटा अगला की पॉइंट लिखें कि this is particularly useful. This is particularly useful. This is particularly useful with data that deals with data that deals with very small or very large numbers. Deals with very small, very small or very large numbers. Deals with very small or very large numbers. Or with data that needs to be, or with data that needs to be, or with data that needs to be classified for research purpose. Needs to be classified for research purpose. ये दो की पॉइंट्स बड़े पहले कॉपी करो। फॉर रिसर्च पर्पस। तो अब बेटा हमने देखना है कि कोडिंग जो है वो एक्चुअली होती क्या है। तो लिखें व्हाट इज कोडिंग। पहले हम ये देखें कि कोडिंग का मतलब क्या है और कोडिंग जो है वो किस तरह इस्तेमाल होती है। ठीक है भाई। तो की पॉइंट लिखो बेटा, सबसे पहला की पॉइंट लिखो कि कोडिंग इज अ वे ऑफ सिंप्लीफाइंग डेटा। कोडिंग इज अ वे ऑफ simplifying data. Coding is a way of simplifying data to make it easier to work with. To make it to make it easier to make it easier to work with. ठीक है। To make it easier to work with। फिर उसके बाद लिखें बेटा कि द कोडिंग मस्ट बी कैरिड आउट ऑन ऑल वैल्यूज। द कोडिंग मस्ट बी कैरीड आउट। ये मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो कोडिंग से रिलेटेड लिखवा रहा हूँ, फिर हम एग्जांपल्स पाएंगे। द कोडिंग मस्ट बी कैरीड आउट ऑन ऑल वैल्यूज ऑन ऑल वैल्यूज within the data set within the data set। ठीक है। and will normally be done and will normally be done and will normally be done using a given formula। using a given formula। उसके बाद बेटा अगला की पॉइंट लिखें कि कोडिंग कैन बी कैरिड आउट। कोडिंग कैन बी कैरिड आउट इन अ नंबर ऑफ ways। कोडिंग कैन बी कैरिड आउट इन अ नंबर ऑफ ways। ठीक है। क्या नंबर ऑफ वेज हैं? सबसे पहला लिखें
कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच डेटा वैल्यू, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच डेटा वैल्यू, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच डेटा वैल्यू। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कोडिंग करने का? दूसरा तरीका ये होता है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच डेटा वैल्यू बाय अ कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच डेटा वैल्यू, ईच डेटा वैल्यू बाय अ कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, ये बेटा कोडिंग करने का दूसरा तरीका हो गया। अब सिलसिला बेटा ये है कि हमारा जो कैम्ब्रिज S1 है, जो CI S1 है, उसमें हमारे पास क्या होता है बेटा कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग तक का कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल होता है। सारे केसेस में आप देखोगे कि सब्ट्रैक्टिंग आ रही होती है। हमारी कोर्स आउटलाइन में भी जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड चीज लिखी हुई है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो एक ही वे में एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाइंग या फिर डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ ईच डेटा वैल्यू बाय अ कांस्टेंट, ये चीज भी मैं डिस्कस कर लूंगा साथ में, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी चीज है, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना? लेकिन हमारे कैम्ब्रिज S1 के कोर्स में जो है वो सब्ट्रैक्टिंग ही इस्तेमाल होती है। तो आप ये देखोगे कि पास पेपर्स में आपको तकरीबन सारे सवाल सब्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड ही मिलते हैं। और ओवरऑल बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट कोडिंग, इस कोडिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डेटा भी कहते हैं। कोडिंग का एक नाम और भी लिख सकते हो अपने पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डेटा, इस नाम से भी आप इसको पुकार सकते हो। ठीक है, तो हमें ओवरऑल बेटा ये देखना होगा कि जब हमारे डेटा में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाय मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग, तो उससे हमारा डेटा किस तरह इफेक्ट होता है, उससे हमारा मीन किस तरह इफेक्ट होता है, उससे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह इफेक्ट होता है, उससे हमारा वेरिएंस किस तरह इफेक्ट होता है। तो कैम्ब्रिज S1 के कोर्स में बेटा हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्टिंग आ रही होगी। वो अलग बात है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही तरह एक्ट कर रहे होते हैं, तो एडिशन भी डिस्कस कर ली जाएगी, और साथ ही साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आप लोगों को करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो CI S1 का कोर्स है उसमें सब्ट्रैक्टिंग के हवाले से बात होगी। हाँ, जो बच्चे अभी AS में S1 दे रहे हैं और नेक्स्ट ईयर अगर वो A2 में S2 देंगे, तो S2 में आप जाके फिर आपको लाजमी ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देखना होगा, वो भी वहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन कैम्ब्रिज S1 के हिसाब से अगर बात करूँ मैं स्ट्रिक्टली, तो वो सब्ट्रैक्टिंग ही हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक है, और ये चीज़ हमारी कोर्स आउटलाइन में भी खास तौर पे मेंशन्ड है। ठीक है ना बेटा? लेकिन हैविंग सेड दैट, जब सब्ट्रैक्टिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर एडिशन भी डिस्कस कर लूंगा मैं साथ में, और साथ में बेटा मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो फिर लाजमी तौर पे क्या नाम है S2 में तो आएगी। ठीक है ना, S2 में तो वो आती है, तो वहां पे भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। S2 में स्टूडेंट्स को मैं पूरा डिटेल में वो पूरा डिस्कस करता हूँ कि जब मल्टीप्लाइंग कराओ या डिवाइडिंग कराओ तो उससे किस तरह इफेक्ट होता है, तो वो चीज़ें भी S2 में आएंगी। ठीक है ना, लेकिन वो मैं यहाँ पे S1 में भी डिस्कस कर लूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। वो अलग बात है कि एग्जामिनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सब्ट्रैक्टिंग जो है वो हमारे पास है। तो एक ही पॉइंट और लिख लो कि ये जो मैंने बोला ना कि कोडिंग कैन बी कैरिड आउट इन अ नंबर ऑफ वेज, कोडिंग कैन बी कैरिड आउट इन अ नंबर ऑफ वेज। ठीक है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, और तीसरी एक चीज लिख लो बेटा कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द अबव, a combination of both of the above, a combination of both
ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, इतना पेज कॉपी कर लें, हो जाए तो बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो हमने बेटा मेनली जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग से डील करना है, और इस बात का एविडेंस, इस बात का प्रूफ जो है वो हमारी कोर्स आउटलाइन जो है कैम्ब्रिज S1 की बेटा, उसमें ये साफ मेंशन्ड है। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है x-a। ठीक है ना, यानी कि द समेशन ऑफ x-a, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा फिर। समेशन ऑफ x-a का होल स्क्वायर। तो ये x-a इस बात की बेटा, इस बात का एविडेंस है, इस बात का प्रूफ है कि हमारे कैम्ब्रिज S1 के कोर्स में जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन है। वो अलग बात है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही वे में एक्ट करते हैं। जो रूल सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हैं, वो ही रूल समझो बेटा एडिशन से रिलेटेड हो जाते हैं। हाँ, जब मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं तो फिर रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बड़े इजी रूल्स हैं, बड़े सिंपल रूल। लेकिन कैम्ब्रिज S1 में हमने मोस्टली जो है वो सब्ट्रैक्शन को देखना है। ठीक है बेटा, तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कोडिंग का, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये हमने इस बात का यहाँ पे एविडेंस देख लिया कि हमारे कोर्स में जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड गुफ्तगू होगी, एग्जामिनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो अलग बात है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए बात समझा दूंगा अभी। तो अब बेटा बात क्या है, बात ये हो रही है कि कोडिंग क्या करती है। कोडिंग हमारे डेटा को आसान बनाती है। कोडिंग करने का मकसद होता है कि हम अपने डेटा को जो है वो आसान बना दें। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा ना कि कोडिंग इज अ वे ऑफ सिंप्लीफाइंग डेटा टू मेक इट इजियर टू वर्क विथ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप देख रहे हो कि जितने भी प्लैनेट्स हैं बेटा सोलर सिस्टम में, उनका जो है वो सन के साथ कितना डिस्टेंस है। आपको पता है बेटा कितने, कोई लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारे स्टार्स देख रहा हूँ, या पे लेट्स से ब्लैक होल्स देख रहा हूँ, या पे प्लैनेट्स देख रहा हूँ, एक्सो प्लैनेट्स देख रहा हूँ, मैं जनाब उनके डिस्टेंसेस देखना चाह रहा हूँ आपस में। लेट्स से उनका डिस्टेंस विद अर्थ, लेट्स से उनका डिस्टेंस विद द सन, लेट्स से उनका डिस्टेंस विद मार्स, लेट्स से जितने ब्लैक होल्स हैं उनका हमसे कितना डिस्टेंस है। ये सब चीज़ अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो वो डेटा की वैल्यूज बेटा बहुत लार्ज होंगी। ठीक है ना, काफ़ी सिग्निफिकेंटली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। तो उसके साथ अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है, फॉर एग्जांपल उस डेटा का आपने मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो इतना टाइम तो नहीं ना बेटा कि मैं जो अपने कैलकुलेटर में से भी ये ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ही लिखता रहूंगा। ठीक है बेटा, लाखों किलोमीटर की बात हो रही है, मिलियंस ऑफ माइल्स की बात हो रही है, वॉट एवर जितना भी डिस्टेंस है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो जनाब वैल्यूज आ रही होती हैं, इतनी हाई वैल्यूज होती हैं। तो कहने का मकसद क्या है बेटा कि हम जो है वो डेटा को अपने लिए आसान बनाते हैं। ठीक है ना, ताकि उसके साथ कैलकुलेशन करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए ओवरऑल अभी क्या नाम है ओरली वर्बली आपको ये समझाया कि हम यहाँ पे कोडिंग में करेंगे क्या। ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल जो है वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। आई होप बेटा इतना पेज अपने कॉपी कर लिया था, किसी ने नहीं कॉपी किया है तो बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब बेटा मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एज एन एग्जांपल यहाँ पे बात समझाऊँ, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है जनाब, उनकी कुछ सैलरीज हैं हमारे पास। लेट्स से उनकी जो है वो कुछ मंथली सैलरीज लिखी हुई हैं। लेट्स से PTR 1864,000। ठीक है बेटा, 18,64,000 रुपीज मिसाल के तौर पे। फिर एक सैलरी लिखी हुई है 18,21,000। ठीक है ना बेटा, फिर मिसाल के तौर पे 16,54,000। ठीक है, तो जस्ट एज एन एग्जांपल बात समझा रहा हूँ कि बेटा ये क्या है। लेट्स से 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज है ये, मंथली एम्प्लॉयज़। ठीक है भाई, बड़ी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा पे कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। सो बोलने का मकसद ये है बेटा कि हम कहेंगे दीज आर वेरी लार्ज वैल्यूज। अब अगर फॉर एग्जांपल बेटा इसका मीन निकालने जाओगे और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने जाओगे, वेरिएंस निकालने जाओगे, तो थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये थोड़ी सी लार्ज वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को अपने लिए आसान बना सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एज एन एग्जांपल बात समझाने के लिए ये सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। अब फॉर एग्जांपल डेटा में अगर 30 ऑब्जर्वेशंस होंगी तो फिर जाहिर सी बात है कैलकुलेशन करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी ना बहुत। मैं एक काम ये करूँ बेटा, मिसाल के तौर पे हर एम्प्लॉय की सैलरी में से 15 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट कर दूं।
हर एम्प्लॉय की सैलरी में से मैं 1,500,000 रुपीज जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अब मैं कह सकता हूँ कि अब डेटा की कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है ना। और हमारा मकसद अचीव हो जाएगा। हमारा मकसद ये अचीव हो जाएगा कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी इजियर हो जाएगी। ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास, तो अब हम कहेंगे कि इजी टू कैलकुलेट, या कह लो इजियर। इजियर क्योंकि कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, इजियर टू कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बेटा। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए मैंने बात समझाई कि हम कोडिंग क्यों करते हैं। कोडिंग हम इसलिए करते हैं कि डेटा को अपने लिए थोड़ा सा आसान बना दें हम। ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने हर एम्प्लॉय की सैलरी में से 15 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट कर दिए, और फिर मैं मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूंगा, तो वो मेरा कोडेड मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। कोडेड मीन एंड कोडेड स्टैंडर्ड डिवीजन। फिर उस कोडेड मीन और कोडेड स्टैंडर्ड डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए मैं ओरिजिनल मीन और ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो निकाल लूंगा। इस बात में बेटा कोई मसला कि कोडिंग हम क्यों करते हैं? कोडिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, डेटा के साथ कैलकुलेशंस करना, मीन की, स्टैंडर्ड डिवीजन की, वेरिएंस की, ये आसान हो जाए। ये बात समझ आती है बेटा, बताओ? सिंपल है। ठीक है। तो अब जरा कुछ की पॉइंट्स जो है बेटा और लिखो। ठीक है। सबसे पहला की पॉइंट ये लिखो कि इफ यू नो द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। की पॉइंट लिखो बेटा कि नो इफ यू नो द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, if you know the mean and standard deviation of the original data, ठीक है, it is possible to find the mean, it is it is possible it is possible to find the mean and standard deviation of the coded data. It is possible to find the mean and standard deviation of the coded data. It is possible to find the mean and standard deviation of the coded data, and vice versa. एंड वाइस वर्सा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो ओरिजिनल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, आपको कोडेड मीन और कोडेड स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो फिर आप उसको इस्तेमाल करते हुए ओरिजिनल मीन और ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। एंड वाइस वर्सा। सो अब मैं बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहले जरा बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है। तो अगर हम अपने ओरिजिनल डेटा में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमने ये देखना है कि मीन किस तरीके से इफेक्ट होता है, और हमने देखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो किस तरीके से इफेक्ट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे बेटा क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 100 जो है वो आए हैं मॉक में। ठीक है। एक के आए हैं लेट्स से 85, एक के आए हैं लेट्स से 88, और एक के आए हैं लेट्स से 61। ये 3 स्टूडेंट्स हैं बेटा। ठीक है। ये 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो ये ओरिजिनल डेटा मेरे पास है। आउट ऑफ 100 ये 3 बच्चों के मार्क्स हैं, तो ओरिजिनल डेटा को बेटा मैं एक्स रख दूंगा। ओरिजिनल डेटा को मैं एक्स रख दूंगा। अब लेट्स से बेटा मैंने ये फैसला किया कि ओरिजिनल डेटा में से एक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेट्स से मैंने ये किया बेटा कि हर स्टूडेंट के मार्क्स में से मैंने 30 मार्क्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस सब्ट्रैक्शन की वजह से मीन पर क्या फर्क पड़ेगा, वेरिएंस पर क्या फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। एक बार जब आपका वेरिएंस आ जाता है तो आपको पता है उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है ना। तो मेनली हम यहाँ पे मीन और वेरिएंस को देख रहे होंगे, और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो वेरिएंस का सिंपली स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है ना। तो हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देख के कर सकते हैं काम, और मीन एंड वेरिएंस को भी देख के काम कर सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या है बेटा कि मैंने यहाँ पे फैसला किया कि हर स्टूडेंट के मार्क्स में से मैं 30 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दूं।
तो बेटा 85 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 55। फिर 88 में से बेटा 30 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया जनाब 58। फिर 61 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा ये 31 हो गया। ठीक है। अब मैं एक काम ये करूंगा बेटा कि मैं सवाल को आसान बनाने के लिए लेट्स से एक सब्स्टिट्यूशन ले लूंगा। मैं बोलूंगा लेट्स से t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 30। लेट्स से t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 30। टी किस तरह आया है कि x में से 30 सब्ट्रैक्ट करके आया है। ठीक है बेटा। तो x हमारा ओरिजिनल डेटा है। हम कहेंगे x इज द ओरिजिनल डेटा। ठीक है। x जो है वो ओरिजिनल डेटा है। और लेट्स से t जो मैंने एक सब्स्टिट्यूशन ले ली कि t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 30। तो t इज बेसिकली द कोडेड डेटा। तो अब मैं ये देखूंगा बेटा कि मीन ऑफ t और मीन ऑफ x ये क्या है, ताकि मैं एक बात स्टैब्लिश कर सकूं भाई कि डेटा में जब हमने कोई चीज सब्ट्रैक्ट की है तो उससे क्या इफेक्ट जो है बेटा वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है बेटा। तो यूं समझो कि ये जो x माइनस 30 की वैल्यूज आई ना तीन, 55, 58 एंड 31 रिस्पेक्टिवली, ये अब t की वैल्यूज हो गई हैं। तो मैं बोलूंगा कि बेटा t की एक वैल्यू 55 है, t की एक वैल्यू जो है वो 58 है, t की एक वैल्यू जो है वो 31 है। तो अब एक काम करें बेटा, सबसे पहले मीन ऑफ x निकालें एंड मीन ऑफ t निकालें। हमारा अभी कंसर्न किस चीज़ से है, पहले x बार से कंसर्न है, और इसी तरह हमारा कंसर्न है विथ t बार। यानी कि मैं देखना चाहता हूं कि मीन ऑफ x क्या है एंड मीन ऑफ t क्या है। अब कोई इंसान बेटा आपको ये बोले कि मीन ऑफ x निकालो, तो आपको पता है बेटा कि x बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी कि समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो x की बेटा तीनों वैल्यूज का सम कर दें, तो वो क्या हो जाएगा 85 प्लस 88 प्लस 61। ठीक है। अपॉन n, क्योंकि तीन ऑब्जर्वेशन हैं तो बेटा n 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लें कि मीन ऑफ x क्या आ रहा है। सो 85 प्लस 88 प्लस 61 कंप्लीटली डिवाइड बाय 3, तो बेटा ये मीन जो है वो आपके पास 78 के बराबर आ रहा है। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, 78 इज x बार द मीन ऑफ x। अब इसी तरह बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि मीन ऑफ t निकालो यानी कि t बार निकालो, तो आप कहेंगे कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ t डिवाइडेड बाय n, यानी कि समेशन ऑफ t ओवर n। तो अब बेटा t एक्चुअली है क्या, x माइनस 30 है। हमने सवाल को अपने लिए आसान बनाने के लिए x माइनस 30 को रिप्लेस कर दिया विद एन अदर वेरिएबल t। x के अलावा कुछ भी रख दो, t रख दो, y रख दो, a रख दो, z रख दो, b रख दो, x के अलावा कुछ भी रख दो यहाँ पे। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे t ले लिया, आप चाहो तो y ले लो, z ले लो, कोई बात नहीं, एक ही चीज की बात हो रही है। ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे बोले बेटा कि मीन ऑफ टी निकालें, तो आप बोलेंगे अच्छा अच्छा, आप ये कहने का मतलब है कि पहले सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी कर दो अपॉन एन कर दो। यानी कि 55 प्लस 58 प्लस 31 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3। सो 55 प्लस 58 प्लस 31 कंप्लीटली डिवाइड बाय 3, तो बेटा ये 144 ओवर 3 यानी कि 48 हो जाएगा। मीन ऑफ टी जो है वो आपके पास 48 आ रहा है। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताएं, सिंपल सी बात। तो अब बेटा अगर आप मीन ऑफ टी और मीन ऑफ एक्स का कंपैरिजन करें, अगर टी बार और एक्स बार का कंपैरिजन करें, तो बेटा आपको दिख रहा है कि ये जो टी बार है जो कि 48 है, ये किस तरह आया है कि बेटा एक्स बार जो कि 78 है उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करके आया है। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताएं। यानी कि मैं बेटा सिंपली यहाँ पे एक बात ही कह सकता हूँ कि 48 जो है वो किस तरह आया है, 78 में से 30 सब्ट्रैक्ट करके आया है। ये बात समझ आती है, बताओ। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि 48 क्या है, टी बार है, और 78 क्या है बेटा, एक्स बार है। तो टी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 30। तो हमने बेटा ये देखा था ना कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या थी, सब्स्टिट्यूशन वॉज टी इज इक्वल टू एक्स माइनस 30। तो हम कहेंगे कि टी बार विल बी इक्वल टू एक्स बार माइनस 30। एज सिंपल एज दैट। पता चला बेटा कि डेटा में कोई चीज हमने सब्ट्रैक्ट की तो मीन भी आपका उतने से इफेक्ट हुआ। ठीक है। यानी कि जिस तरह आपका ओरिजिनल डेटा इफेक्ट हो रहा है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज में से 30 सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा, मीन भी आपका उतने से इफेक्ट हो रहा होगा।
ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअली क्या होता है बेटा कि डेटा के साथ चाहे आप एडिशन करवाओ, सब्ट्रैक्शन करवाओ, मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ, मीन आपका उतने से ही इफेक्ट होता है। मीन अफेक्ट्स इन द सेम वे। अभी मैं स्पेसिफिकली जो CIS1 के कोर्स के हिसाब से हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं जस्ट सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल दे के आपको बात समझा रहा हूँ। तो हमने बेटा ये देख लिया कि मीन भी आपका उतने से ही इफेक्ट हो रहा है। जिस तरह मैंने ओरिजिनल डेटा में से 30 सब्ट्रैक्ट करके कोडेड डेटा निकाला, तो कोडेड मीन और ओरिजिनल मीन के बीच में बेटा आपने रिलेशनशिप जो है वो देख लिया। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि टी बार इज द कोडेड मीन। टी बार क्या बन गया बेटा? टी बार इज द कोडेड मीन एंड एक्स बार इज बेसिकली द ओरिजिनल मीन। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताओ। तो पता चला बेटा कि जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, अभी स्पेसिफिकली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो क्या है बेटा कि डेटा जिस तरह इफेक्ट हो रहा है तो मीन भी उतने से इफेक्ट हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं बेटा, अब हम एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए वेरिएंस को भी देख लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देख लेते हैं। सिंस आपको पता है बेटा कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ आर मेजर्स ऑफ स्प्रेड। दोनों क्या है बेटा? मेजर्स ऑफ स्प्रेड है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि मेजर्स ऑफ स्प्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा इस सब्ट्रैक्शन की वजह से। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है इसका स्क्रीनशॉट मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर आ जाऊं, और अब मैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है ना बेटा यहाँ पे कंपेयर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक काम करें, आप निकालें वेरिएंस ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। एक बार आपको पता है वेरिएंस आ जाएगा, फिर तो हम उसका स्क्वायर रूट करके सिंपली स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेंगे। सो कोई इंसान बेटा आपसे ये बोले कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स, तो बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल अनग्रुप डेटा है, यानी कि यू हैव अ रॉ डेटा। ठीक है ना? तो इसका वेरिएंस अगर आपने निकालना हो तो आप बोलेंगे कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स बार की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि मीन ऑफ एक्स, यानी कि समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, और इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला है जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो मैं आपसे पूछूं बेटा कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। एक्स की हर वैल्यू को अगर आप स्क्वायर करो बेटा, ठीक है ना, ये जो एक्स की वैल्यूज थी हमारे पास 85, 88 एंड 61, तो बेटा 85 का स्क्वायर करें पहले। तो 85 का स्क्वायर लिखा पहले मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा 88 का स्क्वायर करें। तो 88 का स्क्वायर लिखा मैंने। 88 का स्क्वायर हो जाएगा 7744। फिर उसके बाद बेटा 61 का स्क्वायर करें तो 3721। ठीक है ना? तो ये मेरे पास जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई तीनों। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे बेटा सिंपली क्या करूँगा, पहले अगर मैंने निकालनी है द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का सम, मैंने देखना है कि एक्स स्क्वायर का सम बेटा किसके बराबर है, तो मैं बोलूँगा कि 7225 प्लस 7744 प्लस 3721। तो बेटा ये ज़रा ऐड अप करो तीनों वैल्यूज। ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है बेटा 18690। ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि वेरिएंस ऑफ एक्स बेटा इस तरीके से निकलेगा कि 18690 डिवाइडेड बाई 3, उसमें से बेटा क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो मीन ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो पहले पार्ट में आ गया था, समझ लो 78 आ गया था। तो 78 एक एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 78 को ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है बेटा? तो देखें वेरिएंस क्या आ रहा है, यानी कि 18690 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 78 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 146 आ रहा है। वेरिएंस हमारे पास 146 आ रहा है, यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी कि वेरिएंस ऑफ द ओरिजिनल डेटा। और फिर अगर आपको बेटा स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो, सिंस आपको पता है बेटा कि स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू जो है वो होती है पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अंडर रूट ऑफ 146। और बेटा अंडर रूट ऑफ 146 आपके पास जो है वो अंडर रूट ऑफ 146 ही है बेटा सर्ड फॉर्म में, यानी कि अगर आप उसको करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना चाहें तो वो हो जाएगी 12.1। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है बेटा करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 12.1।
ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 146, और वेरिएंस बेटा हमारे पास आ रहा है 146। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये तो मैंने निकाला ओरिजिनल डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, ओरिजिनल डेटा का वेरिएंस। अब अगर मैं कोडेड डेटा का वेरिएंस और कोडेड डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँ तो क्या होगा बेटा, यानी कि अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बेटा कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ टी, पहले ये निकालो। एक बार जब वेरिएंस ऑफ टी आ जाएगा तो फिर आपके पास जो है वो उसका स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वेरिएंस ऑफ टी निकालने के लिए बेटा मैं फॉर्मूला ये बना सकता हूँ कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी स्क्वायर ओवर एन, उसमें से जनाब क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, टी बार का होल स्क्वायर यानी कि मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी ओवर एन, इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब मैं काम कर लेता हूँ, इसी तरह पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ टी स्क्वायर की। टी बेटा मेरे पास क्या था, टी की तीन वैल्यूज आई थी 55, 58 एंड 31 रिस्पेक्टिवली। और टी बेटा किस तरीके से आया था कि एक्स में से 30 सब्ट्रैक्ट करके आया था। तो अब आप जरा देख लें कि टी स्क्वायर की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो पहले बेटा 55 का स्क्वायर करें, तो ये आता है 30, 25। फिर उसके बाद बेटा 58 का स्क्वायर करें, तो ये आता है 3364, 3364। फिर उसके बाद बेटा 31 का स्क्वायर करें तो ये आता है 961। ठीक है बेटा, तो ये मैंने क्या किया जनाब, टी स्क्वायर की तीनों वैल्यूज लिख दी। तो टी स्क्वायर को जरा ऐड अप करें, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज द सम ऑफ टी स्क्वायर। तो बेटा ये टी स्क्वायर की जो तीनों वैल्यूज आपने रिस्पेक्टिवली निकाली हैं इनको जरा ऐड अप कर दीजिए। तो बेटा इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो 3025 प्लस 3364 प्लस 961, तो बेटा 7350 आ रहा है। ये क्या है, टी स्क्वायर की वैल्यूज का सम। ठीक है बेटा, तो वेरिएंस ऑफ टी अगर मैंने निकालना हो तो इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ नीचे। ठीक है ना, तो वेरिएंस ऑफ टी अगर आपने निकालना हो तो आप बोलेंगे 7350 डिवाइडेड बाई 3 माइनस मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर, और मीन ऑफ टी बेटा आपके पास एग्जैक्टली 48 आया था, तो मैं वो 48 का स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, 7350/3 माइनस 48 का स्क्वायर। तो बेटा ये भी एग्जैक्टली 146 आ रहा है। तो हमने देखा बेटा कि वेरिएंस ऑफ टी एंड वेरिएंस ऑफ एक्स एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ टी भी हमारे पास 146 के बराबर आ रहा है। और अब अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी निकालो बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी आपका सिंपली जो है वो अंडर रूट ऑफ 146 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स वही वैल्यू हो जाएगी बेटा 12.1। तो क्या पता चला बेटा इससे, इससे पता चला जनाब कि अगर आप ये देखो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएंस ऑफ टी एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली दोनों सेम हैं, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, यानी कि हमें दिख रहा है बेटा कि वेरिएंस ऑफ टी जो है वो वेरिएंस ऑफ एक्स के बिल्कुल बराबर आ रहा है। और हमें ये भी दिख रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी जो है, ऑब्वियसली बात है जब दोनों वेरिएंस बराबर बराबर हैं तो दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस भी बराबर बराबर हो जाएंगे ना बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो जस्ट अंडर रूट करके आ जाता है वेरिएंस का। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि डेटा में से जब कोई चीज़ आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स द सेम। तो पता चला बेटा कि जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की थी कि t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 30, ठीक है ना, तो वेरिएंस ऑफ t और वेरिएंस ऑफ x जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। और जब वेरिएंस बेटा दोनों के सेम टू सेम है, इनके स्टैंडर्ड डेविएशंस भी बेटा एग्जैक्टली सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पता ये चला बेटा कि डेटा में कोई चीज आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता। सेम थिंग अप्लाइज विद द एडिशन। एडिशन अगर आप करोगे डेटा के अंदर, ठीक है ना, डेटा के अंदर अगर आप एडिशन करेंगे तो उससे भी आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज नहीं होता। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ। मीन आपका उतने से ही इफेक्ट हो गया, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेटा वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो मेनली हमने सब्ट्रैक्शन को डील करना है, तो उससे रिलेटेड हमने बात जो है वो पहले कर ली।
वो अलग बात है कि एडिशन ऑल्सो एक्ट्स इन द सेम वे। ये एग्जाम्पल बेटा कॉपी कर ली, बताओ। ठीक है, हमने ये बात इस्टेब्लिश की कि बेटा टी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 30, यानी कि मीन ऑफ टी और मीन ऑफ एक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है बेटा वो ये आ गया कि टी बार इस तरह आएगा कि एक्स बार में से 30 सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। सब्ट्रैक्शन की वजह से बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ। इतना पेज बेटा पहले कॉपी कर लो, फिर मैं जो है वो और की पॉइंट जरा लिखवा दूं। तो अब बेटा हमारे पास जो है वो की पॉइंट ये स्टेब्लिश हो गया कि मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो इसका मतलब हो जाएगा t बार इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए। ठीक है, अब x माइनस ए की जगह मैंने एक सब्स्टिट्यूशन ली t। आप t की जगह y ले लो, z ले लो। ठीक है, x और a के अलावा कुछ और ले लो, यानी कि a मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है ना। आप बोलो लेट्स से सब्स्टिट्यूशन है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो हम कहेंगे y बार इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर लेट्स से सब्स्टिट्यूशन है t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, तो t बार विल बी इक्वल्स टू एक्स बार प्लस ए। अगर मैं बोलूँ लेट्स से y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, तो इसका मतलब हो जाएगा y बार इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस ए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से मीन बेटा उतने से ही इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी विल रिमेन इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वेरिएंस ऑफ टी और वेरिएंस ऑफ एक्स भी सेम रहेंगे। ठीक है, मैं इसी तरह कह सकता हूं कि वेरिएंस ऑफ y विल रिमेन इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, क्योंकि y और t एक्चुअली हैं क्या बेटा, x माइनस ए है या फिर x प्लस ए है, एज यू कैन सी। तो वेरिएंस ऑफ y और वेरिएंस ऑफ x जो है वो सेम सेम रहेंगे। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो सेम सेम रहेंगे। ठीक है, अब जिस तरह मैंने सब्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल समझाई, तो मैं ज़रा जल्दी से एडिशन की भी एक एग्जांपल समझा देता हूँ। लेट्स से बेटा x की वैल्यूज है हमारे पास। लेट्स से एक पहली वैल्यू है -6, एक वैल्यू है -3। ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ बेटा कि लेट्स से एक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल हो रही है t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8। एक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल हो रही है t इज इक्वल्स टू x प्लस 8। ठीक है बेटा, तो t की वैल्यूज क्या होंगी? अब मैं क्या करूंगा बेटा कि x की वैल्यूज में 8 ऐड कर दूंगा। सो बेटा -6 में 8 ऐड करूंगा तो वो 2 हो जाएगा। -3 में बेटा 8 ऐड करूंगा तो वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि x बार क्या है और t बार क्या है। तो ऑब्जर्वेशंस बेटा यहाँ पे सिर्फ दो रखी हैं मैंने, सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि एडिशन जो है वो सेम सब्ट्रैक्शन के वे में एक्ट कर रही है। ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको स्टेब्लिश करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल के जरिए सिर्फ। तो अगर बेटा आप यहाँ पे x का सम कर लो बेटा, तो -6 -3 हो जाएगा -9। ये आपके पास आ जाएगा द सम ऑफ x। और 2 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि ये आ जाएगा द सम ऑफ t। तो अगर बेटा x बार निकालना है, तो x बार निकालने के लिए हम सिंपली क्या कहेंगे बेटा के x की वैल्यू का सम अपॉन n। तो x बार क्या हो जाएगा बेटा, x बार हो जाएगा -9/2। क्योंकि ऑब्जर्वेशन बेटा सिर्फ दो है ना, ऑब्जर्वेशन सिर्फ दो हैं, तो मैं कहूंगा x बार इज -4.5। दिस इज द ओरिजिनल मीन। x बार इज द ओरिजिनल मीन। और अब हम निकालेंगे बेटा द कोडेड मीन जो कि t बार है। तो t बार निकालना हो तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ t डिवाइडेड बाय n। तो बेटा सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ t आ रहा है 7, तो मैं कहूंगा t बार विल बी इक्वल टू 7/2। यानी कि बेटा ये हो जाएगा आपके पास जो है वो 3.5 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ।
ठीक है ना। तो टी बार विल बी इक्वल्स टू 3.5। तो अब हमने देखना है बेटा कि टी बार और एक्स बार के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। टी बार क्या है बेटा, टी बार हमारा जो है वो कोडेड मीन है। तो बेटा आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या थी बेटा, टी इज इक्वल्स टू x+8। तो उसी तरह बेटा ये बात एस्टेब्लिश हो जाएगी कि टी बार इज इक्वल्स टू x बार+8। यानी कि बेटा 3.5 जो है वो किस तरह आ रहा है, जब आप -4.5 के अंदर बेटा 8 को ऐड कर रहे हो। -4.5 के अंदर बेटा 8 को ऐड करें, यू विल गेट 3.5। ये बात समझ आती है बेटा, बताओ। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि जब t इज इक्वल टू x+8 है, तो t बार इज इक्वल टू x बार+8। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से मीन पे उतना ही फर्क पड़ेगा। अभी फिलहाल मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की है। ठीक है। अब अगर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की बेटा बात कर ली जाए यहाँ पे, इसी एग्जाम्पल को बेटा कंसिडर करते हुए, तो सबसे पहले अगर आपने वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना हो बेटा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए आप बोलेंगे कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन की जगह मैंने लिख दिया सम ऑफ एक्स ओवर एन, इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। सो बेटा जरा जल्दी से पहले जो है वो एक्स स्क्वायर का सम निकाल लो, यानी कि बेटा वो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो दो दी हुई हैं इनके स्क्वायर करें, इनका सम कर दें। ठीक है बेटा, जरा जल्दी से करते हैं, यानी कि 36 प्लस कर दें 9, तो ये हो जाएगा बेटा 45। ठीक है, तो ये 45 के बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर का सम। तो 45/2 माइनस वॉट, मीन का बेटा अगर आप स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो मीन ऑफ एक्स बार क्या आया था बेटा, -4.5 के बराबर आया था। तो -4.5 का स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बेटा पुट कर दें कैलकुलेटर में एक साथ, 45/2 उसमें से सब्ट्रैक्ट करें -4.5 का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास आ रहा है 2.25। दिस इज द वेरिएंस ऑफ एक्स, द ओरिजिनल वेरिएंस, यानी कि द वेरिएंस ऑफ द ओरिजिनल डेटा। दिस इज 2.25। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो सिंपली इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 अल्लाह आपका भला करे क्या होता है बेटा, 1.5 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपका 1.5 आ रहा है। तो अब बेटा इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अब मैं वेरिएंस ऑफ टी निकालूंगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी निकालूंगा। तो कोई इंसान आपसे बोले यार जरा वेरिएंस ऑफ टी निकाल के तो दिखाओ, तो आप बोलेंगे अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी स्क्वायर ओवर एन, उसमें से जनाब क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि समेशन ऑफ टी ओवर एन का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बेटा टी स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, यानी कि टी की वैल्यू जो बेटा आपको दी हुई हैं उनका स्क्वायर करो और उनको आपस में ऐड अप कर दो। तो समेशन ऑफ टी स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर + 5 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ। यानी कि 25 + 4, यानी कि बेटा ये हो जाएगा 29। तो आप देखेंगे बेटा कि वेरिएंस ऑफ टी बिल्कुल वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर आएगा। पुट करके चेक कर लीजिए। 29/2 माइनस वॉट, बेटा मीन ऑफ टी क्या आया था हमारे पास, 3.5 आया था। तो 3.5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बेटा 29/2 में से 3.5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम जो है बेटा वेरिएंस ऑफ टी आ रहा है 2.25, जो कि वेरिएंस ऑफ एक्स के बिल्कुल बराबर बराबर है। तो जब वेरिएंस ऑफ टी बेटा आपके पास 2.25 के बराबर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी जो है आपका, वो आपके पास अंडर रूट ऑफ 2.25 के बराबर हो जाएगा। लिहाजा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी भी बेटा आपके पास 1.5 के बराबर हो गया। तो पता चला बेटा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की वजह से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़ात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रिमेन द सेम। ठीक है। मीन तो बेटा उतने से इफेक्ट हो रहा है, मीन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल इफेक्ट होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। ये बात हमने बेटा यहाँ पे स्टेब्लिश कर ली। ठीक है ना। इस पेज पे बेटा जो कुछ लिखा हुआ है वो क्लियर हो रहा है। ये सब पॉइंट्स बेटा हमने यहाँ पे जो है, जो मैं टॉप पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें बेटा हमने इन दो एग्जाम्पल के जरिए जो है वो स्टेब्लिश कर दी हैं। टी इस्तेमाल कर लो, वाई इस्तेमाल कर लो, एक्स के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट जो है वो इस्तेमाल कर लो। ये बात बेटा क्लियर हो रही है, बताओ। सिंपल सी बात है। ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की ज़ात पे कोई कतई तौर पे फर्क नहीं पड़ता, मीन पे फर्क पड़ता है बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मेन हमारा फोकस ऑफ अटेंशन जो है बेटा वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, सीआई के एस वन के कोर्स के हिसाब से। वो अलग बात है बेटा कि एडिशन भी साथ में डिस्कस हो गई। अब मैं
साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस कर लूंगा और डिवीजन भी डिस्कस कर लूंगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, इनकी एप्लीकेशंस आपके पास जो है वो S2 में जाके आएंगी। S2 में एक बेसिकली क्या नाम है, टॉपिक पढ़ते हैं पूरा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो जो बच्चे अभी S1 दे रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर जो इनमें से S2 देंगे, वो वहां पे जाके फिर S2 में वो चीज़ कवर करेंगे बेटा। ये बात बेटा क्लियर हो रही? बताओ। इस पेज को कॉपी कर लिया? तो अब मैं ज़रा कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखवा दूं। ये मैंने एग्जाम्पल के जरिए बेटा बात समझा दी है। सो फार जो बेटा अब तक हमने स्टेब्लिश किया है और अचीव किया है, उससे रिलेटेड ज़रा थ्योरी की पॉइंट्स लिखवा दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना पेज कॉपी कर लो, हो जाए तो बताओ। और बेटा सबको क्लियर हो रहा है ये? बोले बेटा जरा जल्दी से हर कोई रिस्पॉन्स कर दे। कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लिख के बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, थम्स अप भी कर सकते हैं। तो अब बेटा नेक्स्ट पेज पे ज़रा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो अब तक हमने बातें स्टेब्लिश कर दी हैं। सबसे पहली बात बेटा ये लिख लें कि चेंजिंग द डेटा सेट इन एनी वे, changing the data set, changing the data set in any way, changing the data set in any way will cause the mean to change the same way. Changing the data set in any way will cause will cause the mean will cause the mean to change will cause the mean to change the same way। ठीक है बेटा। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि चेंजिंग द डेटा सेट इन एनी वे, अब इन एनी वे का मतलब क्या हो गया बेटा? चाहे मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, एडिशन कराओ, सब्ट्रैक्शन कराओ। चाहे एडिशन करवाओ, सब्ट्रैक्शन करवाओ, मल्टीप्लिकेशन कराओ या फिर करवाओ डिवीजन, तो मीन बेटा उतने से ही इफेक्ट होगा। द मीन विल इफेक्ट इन द सेम वे। चाहे आप डेटा में कोई चीज़ ऐड करवाएं, सब्ट्रैक्ट कराएं, मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं, द मीन विल चेंज इन द सेम वे। अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की है। अभी हमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की है बेटा। अभी मैं एक एग्जांपल के जरिए ये भी डिस्कस करूंगा कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अभी मैं ज़रा चीज़ें लिखवा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो सो फार हमने जितना भी स्टेब्लिश कर लिया है उससे रिलेटेड मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ और उसमें से कुछ चीज़ों का इलस्ट्रेशन अभी मैं मजीद एग्जाम्पल के जरिए दूंगा। तो चेंजिंग द डेटा सेट इन एनी वे विल कॉज द मीन टू चेंज द सेम वे। मीन को बेटा हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, मीन को जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो मीन आपका उतने से ही इफेक्ट होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा चूंकि हमारा मेजर ऑफ स्प्रेड होता है, तो की पॉइंट लिखें बेटा कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग a constant, adding or subtracting a constant to every value within the data set, to every value within the data set, to every value within the data set will not change the standard deviation of the data set, will not change the standard डेविएशन ऑफ द डेटा सेट। जब स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा बेटा तो वेरिएंस भी चेंज नहीं होगा, वेरिएंस चेंज नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? इट विल नॉट चेंज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस लिख दो, साथ में ये भी लिख लो, एंड द वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट। ठीक है बेटा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की ज़ात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बेटा याद हो जानी चाहिए अब तक। ठीक है। Adding or subtracting a constant to every value within the data set will not change the standard deviation and the variance of the data set। और फिर उसके बाद बेटा एक पॉइंट और लिख लें, एक पॉइंट और लिख लें कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग every value every value within the data set every value within the
data set, every value within the data set by a constant, by a constant, by a constant will change the standard deviation, by a constant will change the standard deviation by the modulus, by the modulus यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। क्या मतलब इस बात का, मैं समझाता हूँ। बाय द मॉड्यूलस, बाय द मॉड्यूलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। ठीक है, एक पॉइंट तो ये लिख लें। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कब इफेक्ट होगा बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन उस वक्त इफेक्ट होगा जब डेटा के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो या डिवीजन करवा रहे हो। और वेरिएंस पे बेटा किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा ये भी मैं समझाता हूँ। उस कांस्टेंट के स्क्वायर से इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं एप्लीकेशन यहाँ पे समझाता हूँ। पहले ये पॉइंट लिख लो बेटा। और नेक्स्ट बेटा की पॉइंट लिखे हैं कि इफ द डेटा वर कोडेड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, if the data were coded, if the data were coded by multiplying, if the data were coded by multiplying or dividing, if the data were coded by multiplying or dividing by a negative value, by a negative value, ठीक है ना, तो हम कहेंगे द स्टैंडर्ड डेविएशन विल चेंज बाय, the standard deviation will change by the equivalent positive value. The standard deviation will change by, the standard deviation will change by the equivalent positive, will change by the equivalent positive value। ठीक है बेटा, अब मैं ज़रा इसकी इलस्ट्रेशन उसी तरीके से एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल बेटा आप लोगों ने क्या बात याद रखनी है कि चाहे एडिशन कराओ या सब्ट्रैक्शन कराओ, मल्टीप्लाई या डिवाइड कराओ, डेटा जिस तरह भी इफेक्ट होगा, इन एनी वे मीन विल चेंज द सेम वे, मीन उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की वजह से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़ात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे किस तरह इफेक्ट होता है जब डेटा के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई कराते हो या डिवाइड कराते हो, तो वो किस तरह चेंज होता है, ये मैंने उसका की पॉइंट यहाँ पे लिखवा दिया, इसकी इलस्ट्रेशन में समझाता हूँ। और इसी तरह बेटा मैं ये भी समझाऊंगा अभी कि जब मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ तो वेरिएंस किस तरीके से इफेक्ट होगा। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि बेटा हमारे कैम्ब्रिज एस1 के कोर्स में सिर्फ सब्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड बात होगी, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड मैंने डिटेल में बात समझा दी है। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दे आर एक्टिंग इन द सेम वे एज यू हैव सीन ऑन द प्रीवियस पेज बेटा। ये बात समझ आती है, इस बात से हर कोई एग्री करता है? ठीक है बेटा, लेकिन हमारा जो कैम्ब्रिज एस1 कोर्स है उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को नहीं आएगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को जो है वो S2 में जाके आता है, एडिशन करने को भी समझो S2 में ही आ जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे ओवरऑल ही बात समझाना चाह रहा हूँ एज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो पहले मैं एक जरा इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ कि जब डेटा के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो किस तरह इफेक्ट होगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना पेज कॉपी कर लिया बेटा? बताओ जल्दी से, हरिए बेटा, क्विक रिस्पॉन्स, लिख के बताएं, बोल के बताएं, थम्स अप करें जल्दी से। तो अब बेटा एक एग्जांपल लिखें, मिसाल के तौर पे एक ओरिजिनल डेटा है एक्स का। ठीक है, उसमें दो ऑब्जर्वेशन में सिर्फ दे रहा हूँ। लेट्स से एक है 32 और एक है लेट्स से 28। ठीक है बेटा, और मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ कि लेट्स से t इज इक्वल्स टू 2x, टी बोल दें, y बोल दें, z बोल दें, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो t की ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी कि x में बेटा, एक्स की जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 32 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, और 28 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 56 हो जाएगा। तो अब बेटा ज़रा जल्दी से एक काम करो, मुझे जो है, जल्दी से बेटा आप लोग एक काम करो, मुझे जो है वो मीन ऑफ एक्स निकाल के दिखा दो।
यानी कि ओरिजिनल मीन, और मीन ऑफ टी निकाल के दिखा दो, यानी कि टी बार, कोडेड मीन। शाबाश, बहुत सिंपल है। ये मैंने आपको एक्स दे दिया, टी भी दे दिया, और टी किस तरह आया बेटा कि एक्स की वैल्यूज को टू से मल्टीप्लाई करा के। मैं आपको बेटा यहाँ पे इस एग्जाम्पल के जरिए बात समझाना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से जो है वो किस तरह डेटा आपका इफेक्ट होता है, उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटा, जरा जल्दी से मुझे एक्स बार और टी बार निकाल के दिखाएं। मैं पूछता हूँ 3 मिनट में पूछ लूंगा बेटा, एग्जैक्टली 3 मिनट बाद पूछता हूँ। शाबाश, जल्दी से करें। हाँ तो बेटा यहाँ पे एक्स बार और टी बार निकाल लेते हैं। एक्स बार निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि बेटा एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू को सम करें बेटा तो वो 32 + 28 हो गया। तो 32 + 28 होता है 60। तो बेटा 60 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एक्स बार जो है बेटा वो 30 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। टी बार अगर आप निकालें, यानी कि मीन ऑफ टी, तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन कर दीजिए। तो बेटा टी बार क्या हो जाएगा, 64 + 56 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, यानी कि 60 हो रहा है। ठीक है बेटा। तो हमें दिख रहा है बेटा कि 60 किस तरीके से आया, जब 30 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया होगा। ठीक है ना भाई। तो मैं कहूंगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन क्या है मेरे पास, t इज इक्वल्स टू 2x, तो t बार विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स x बार। ये बात बेटा हमारे पास स्टेब्लिश हो गई कि t बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x बार हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ। वे t इज द कोडेड मीन एंड x बार इज द ओरिजिनल मीन। ठीक है बेटा। तो हमने देखा कि मीन तो बेटा सेम वे से इफेक्ट होता है ना, डेटा को आप जिस तरह भी चेंज करोगे, मीन विल इफेक्ट इन द सेम वे। ठीक है ना। तो अब बेटा अगर मैं यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँ टी और एक्स के, ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं बेटा। ठीक है, एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर कर दें यहाँ पे, यानी कि बेटा एक्स की जो पहली वैल्यू है डेट इज 32, तो 32 का स्क्वायर करें। तो 32 का स्क्वायर जो है वो आपके पास हो जाएगा 1024। ठीक है। फिर उसके बाद 28 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 784। ठीक है बेटा। तो मैंने जो है पहले एक्स स्क्वायर का सम निकालना है बेटा, तो एक्स स्क्वायर का सम हो जाएगा 1024 + 784। तो बेटा कितना होता है ज़रा चेक करें, ये होता है 1808, 1808, 1808। तो अब अगर बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला है कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। और मीन किस तरीके से आता है कि एक्स की वैल्यू का सम ओवर एन करके आता है। तो मीन का स्क्वायर बेटा हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम बोलेंगे कि 1808 डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्पॉट, भाई मीन का आया था 30 आया था, तो 30 का स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1808/2 माइनस 30 का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास जो है 4 के बराबर आ रहा है बेटा। ये आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो 4 के बराबर आ रहा है। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ। और अब मैं निकालूंगा बेटा वेरिएंस ऑफ टी, तो वेरिएंस ऑफ टी निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर। और मीन ऑफ टी किस तरह आता है बेटा, सम ऑफ टी ओवर एन करके आता है। तो पहले मैं बेटा यहाँ पे टी स्क्वायर कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है। तो टी स्क्वायर कॉलम बनाए तो क्या हो जाएगा बेटा, 64 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4096। ठीक है, 64 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4096, और 56 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3136 हो जाएगा। दिस विल बी 3136। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी स्क्वायर क्या है, ये मैं टॉप पे लिख रहा हूँ यहाँ पे। टी स्क्वायर की वैल्यू का सम क्या हो जाएगा बेटा, 4096 + 3136, कितना होता है बेटा बताओ। 4096 + 3136, 4096 + 3136, ये बेटा आ रहा है 7232। ठीक है बेटा, 7232 आ रहा है। तो वेरिएंस ऑफ टी क्या हो जाएगा बेटा, 7232 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वॉट, मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर, यानी कि मीन ऑफ टी क्या है बेटा 60, तो 60 का स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बेटा जरा जल्दी से मुझे जो है वो बताएं कि वेरिएंस ऑफ टी क्या आ रहा है बेटा, वो 16 के बराबर आ रहा है। वेरिएंस ऑफ टी जो है बेटा 16 के बराबर आ रहा है। ये बात समझ आ रही है, बताओ। ठीक है।
तो बेटा आप ये देख सकते हो कि 16 किस तरह आया है, जब 4 को मल्टीप्लाई करवाया है विथ 4। यानी कि मैं कह सकता हूं भाई कि वेरिएंस ऑफ टी किस तरह आया है बेटा, जब 4 को मल्टीप्लाई करवाया है विथ वेरिएंस ऑफ एक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 4 कहाँ से आ गया भाई। 4 यहाँ पे इस तरह आया कि वो 2 का स्क्वायर होके आया है। मैं कह सकता हूँ कि भाई वेरिएंस ऑफ टी जो है वो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स है। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ। क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या थी बेटा, सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पास ये थी कि t इज इक्वल्स टू 2x। ऐसा ही बेटा, बताओ। तो मैं कहूंगा कि वेरिएंस ऑफ टी क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएंस ऑफ टी हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। बट अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा बेटा, तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने जाएं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने जाएंगे बेटा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 के बराबर। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी अगर निकालने जाएंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 के बराबर। तो बेटा 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 4 आ रहा है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी जो है बेटा वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्योंकि ये जो बेटा मैंने ऊपर लिखा है वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, यहीं पे अगर बेटा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दोगे आप तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा ना। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताएं। कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ विद ग्रीन पेन, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ कि भाई वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अगर बेटा मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाता है ना बेटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये बेटा वेरिएंस ऑफ टी का स्क्वायर रूट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ये बात समझा रही है बेटा, बताओ। और अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और देर फॉर बेटा ये बात आपके पास ऑटोमेटिकली स्टेब्लिश हो जाएगी कि जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह मैं लिख दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये बात क्लियर हो रही है बेटा, बताओ। तो पता चला बेटा कि जब आप डेटा को मल्टीप्लाई कराते हो, ठीक है ना, किसी कांस्टेंट के साथ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतने से इफेक्ट होगा, लेकिन वेरिएंस जो है वो उसके स्क्वायर से इफेक्ट हो जाता है। वेरिएंस जो है बेटा वो उसके स्क्वायर से इफेक्ट हो जाता है। बेटा ये पूरा पेज कॉपी कर लिया, बताओ जल्दी से बेटा, हरी अप, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, वेरिएंस जो है वो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेटा हमारे पास क्या बात इस्टेब्लिश हो गई बेटा, हमारे पास ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि आपके पास जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 2x है, तो बेटा मैं कहूंगा कि t बार विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x बार। या फिर अगर मैं लेट से बोल दूं y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, तो मैं कहूंगा y बार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x बार। ठीक है। लेकिन जब मैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा, तो जब मैं वेरिएंस ऑफ टी की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा वेरिएंस ऑफ टी विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है। वेरिएंस ऑफ टी की जब मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। और जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी की बात करूंगा बेटा, जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इससे बेटा ये बात इस्टेब्लिश हुई कि अगर t इज इक्वल टू ए एक्स है, यानी कि a एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कहूंगा t बार विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x बार। ठीक है बेटा। या फिर अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू ए एक्स है, तो मैं बोलूंगा y बार इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x बार। बट जब आप वेरिएंस ऑफ t निकालने जाएंगे बेटा, तो वेरिएंस ऑफ t विल बी इक्वल टू a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ x। ठीक है। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा बेटा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये बात बेटा समझ आ रही है, बताओ। सिंपल सी बात है। ठीक है ना।
तो अब जिस तरह मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैंने अप्लाई करके देखा, ये अगर मैं डेटा को किसी वैल्यू से डिवाइड कराऊं, लेट से मैं बोलूं कि t इज इक्वल्स टू एक्स ओवर टू, t इज इक्वल्स टू एक्स ओवर टू की सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बेटा मैं इसको इस तरह भी तो ट्रीट कर सकता हूँ ना कि t इज इक्वल्स टू हाफ इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाई बाय x। मैं कहूँ भाई कि x को 2 से डिवाइड करा रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ x को हाफ से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, बात एक ही है। बताओ बेटा, इस सिंपल सी बात से एग्री करते हो? एक्स को 2 से डिवाइड कराऊं या फिर एक्स को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कराऊं, बेटा बात तो एक ही है ना, ये बात क्लियर होती है। तो जिस तरह बेटा यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि एक्स को 2 से डिवाइड कराऊं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक्स को हाफ से मल्टीप्लाई कराऊं, तो आप इसको एज अ मल्टीप्लीकेशन भी ट्रीट कर सकते हो। तो इससे बेटा हमारे पास ये बात एस्टेब्लिश हो जाएगी कि अगर t इज इक्वल्स टू एक्स ओवर टू है बेटा, तो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज सेइंग t बार इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स बार। ठीक है ना, क्योंकि जब t इज इक्वल्स टू एक्स ओवर टू है, सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज सेइंग t इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय x। t इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय x, तो t बार विल बी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय x बार। ठीक है बेटा, तो जब मैं वेरिएंस की बात करूंगा, तो वेरिएंस ऑफ t विल बी इक्वल्स टू हाफ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, और जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा, ठीक है बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये बात बेटा क्लियर हो रही है? बताओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा उस वक्त चेंज होगा कि जब डेटा के साथ आप मल्टीप्लाई करा रहे हो या डिवाइड करा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। तो ओवरऑल बेटा अगर मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको बेटा एक जगह कंबाइन कर दूं, मैं बोलूं भाई लेट्स से t इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। सुनना अगर बात को गौर से, t इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो बेटा मैं कहूंगा मीन विल इफेक्ट द सेम वे, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, डिवीजन हो रही हो, एडिशन हो रही हो, सब्ट्रैक्शन हो रही हो। तो मैं बोलूंगा t बार इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बार एंड देन प्लस बी। सिंपल सी बात। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि लेट्स से t इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी, ठीक है बेटा, तो मैं कहूंगा कि t बार विल बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बार माइनस बी। मीन विल इफेक्ट द सेम वे, मीन विल इफेक्ट द सेम वे। बेटा ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ। और अब मैं अगर वेरिएंस की बात करूं बेटा, तो वेरिएंस ऑफ टी क्या हो जाएगा? अब देखो बेटा, बात क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से वेरिएंस इफेक्ट नहीं होता। जब वेरिएंस इफेक्ट नहीं होता तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब मैंने एक कांस्टेंट के साथ बेटा मल्टीप्लाई करवाया है, लेट्स से यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो बेटा आपको क्या दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है ना, तो वेरिएंस जब इफेक्ट होगा तो उसके स्क्वायर से इफेक्ट होगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताएं? तो मैं बोलूंगा कि वेरिएंस ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इफेक्ट नहीं होते। ये बात बेटा क्लियर हो रही है? बताएं जल्दी से, हरी अप। सिंपल है, कोई मसला बेटा यहाँ तक? अगर मैं बोलूँ बेटा लेट्स से t इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, तो t बार क्या हो जाएगा बेटा? t बार विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बार प्लस बी। मीन विल इफेक्ट इन द सेम वे, जिस तरह डेटा इफेक्ट हो रहा है, मीन भी बेटा उसी तरह इफेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अबाउट द वेरिएंस, तो मैं बोलूंगा कि वेरिएंस ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। और जब मैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी की बात करूंगा बेटा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी हो जाएगा वन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। ये बात बेटा समझ आ रही है? बताएं, सिंपल है, कोई मसला बेटा यहाँ तक? एनी इशू विद दिस? कोई स्टेप रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बताओ। ठीक हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू वन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब बेटा ये जो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखवाया था ना, पीछे पीछे मैंने एक की पॉइंट लिखवाया था कि इफ द डेटा वर कोडेड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव वैल्यू,
सो द स्टैंडर्ड डेविएशन विल चेंज बाय द इक्विवेलेंट पॉजिटिव वैल्यू। तो अब बेटा इस इलस्ट्रेशन के जरिए जो सारी मैंने इलस्ट्रेशन बेटा समझाई है, इसको कंसिडर करते हुए आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या बात हो रही है। यानी कि बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू -2x, अब टू नहीं बोला मैंने, -2 बोला, ठीक है ना बेटा। मैंने t इस तरह निकाला कि x को जो है वो -2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो t बार विल बी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय x बार, मीन विल इफेक्ट इन द सेम वे। लेकिन अब वेरिएंस बेटा जब करेंगे, तो वेरिएंस ऑफ टी जब निकालेंगे तो बेटा ये -2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। क्योंकि जिस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हो इसके स्क्वायर के साथ बेटा इफेक्ट होता है ना, तो उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। वेरिएंस ऑफ टी विल बी इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। और जब -2 का होल स्क्वायर करोगे तो वो 4 हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यानी कि इक्विवेलेंट पॉजिटिव वैल्यू के साथ जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी आ रहा है। ये बात बड़ा क्लियर हो रही है, बताओ। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है बेटा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों नॉन नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर डेटा को आप एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो वेरिएंस में बेटा इस तरह इफेक्ट पड़ेगा कि उसके स्क्वायर के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन में बेटा इस तरह इफेक्ट पड़ेगा कि उसकी इक्विवेलेंट पॉजिटिव वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही सेम इसी तरह की बात बेटा इस वाले की पॉइंट में भी लिखी हुई थी, जो मैंने पिछले पेज में लिखवाया ना, कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एवरी वैल्यू विद इन द डेटा सेट बाय अ कांस्टेंट will change the standard deviation by the modulus, यानी कि absolute value of that constant। ये बात ही मैं लिंक करके समझा देता हूँ कि ये इस पॉइंट का भी क्या मतलब है। यानी कि बेटा हम ये देख रहे हैं, अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, मैं बोलूं बेटा कि t इज इक्वल टू -2x, मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू -2x, सो t बार तो बेटा आपको पता है कि उतने से इफेक्ट होगा, यानी कि t बार विल बी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय x बार। लेकिन अब जब बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा, तो एक्चुअली बेटा क्या हो रहा होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ऐसा ही ना बेटा, ये बात तो स्टेब्लिश कर चुका हूं मैं ऑलरेडी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। लेकिन ये 2 बेटा किस तरह आया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी हमने इस तरह निकाला कि मॉड्यूलस ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यानी कि -2 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी कि जो मॉड्यूलस हो जाएगा, वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी ना बेटा। यानी कि मैं बोलूंगा मॉड्यूलस ऑफ -2 इज 2। सिंपल सी बात, ठीक है ना। सिंस हमें पता है कि हम कहते हैं ना बेटा कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ 2, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। और हम ये कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ -2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2। ये बेसिक सी बात मैंने आप लोगों को P1 में भी समझाई हुई है। ये बात याद आ रही है बेटा, बताओ। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि t इज इक्वल टू -2x, तो t बार विल बी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय x बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ t विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यानी कि वही सेम बात एस्टेब्लिश हो गई कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा वेरिएंस ऑफ t इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ x। सो बेटा ये सारी बातें मैंने आप लोगों को जो है वो सिग्निफिकेंट डिटेल में समझा दी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दी है। सब्ट्रैक्शन भी समझा दिया, एडिशन भी समझा दिया, मल्टीप्लिकेशन भी समझा दिया, और डिवाइड कराना भी समझा दिया। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे कैम्ब्रिज S1 के सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेटा सिर्फ सब्ट्रैक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चीज़ें बेटा डिटेल में S2 में जाके आती हैं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे समझा दी। क्योंकि ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, कोडिंग, तो कोडिंग के अंदर हम डेटा के साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन जो मेन चीज़ है पहले वो समझा दी थी। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दे एक्ट इन द सेम वे, फिर मैंने एडिशन भी समझा दिया, और साथ ही साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन कराना भी समझा दिया और डिवीजन कराना भी समझा दिया, ठीक है बेटा। आप लोगों के यहाँ जो है वो कैम्ब्रिज S1 में सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, एडिक्सल S1 में जो है हर चीज़ आती है। एडिशन भी आ जाता है,
मल्टीप्लाई कराना भी आ जाता है, डिवाइड कराना भी आ जाता है। कैम्ब्रिज S2 में जाके जो है ये चीज़ें आप मजीद डिटेल में देखोगे, अगर आप A2 में इंशाल्लाह S2 लेते हो तो। ठीक है बेटा। तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि हमारा मेन कंसर्न जो है बेटा, मेन कंसर्न जिस तरह मैंने आपको बताया था, हमारी कोर्स आउटलाइन में जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो आप पास पेपर में बेटा जितने भी सवाल देखोगे सब सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड आएंगे। स्पेसिफिकली बेटा यहाँ पे जो है वो कोर्स आउटलाइन में ये चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक है बेटा। तो ये सब बातें हैं। तो फिर भी मैंने बेटा अच्छी खासी डिटेल में आप लोगों को जो है वो सारी बातें जो है यहाँ पे समझा दी हैं। तो आपने बेटा क्या बात याद रखनी है? बात याद रखनी है भाई के डेटा जिस तरह भी इफेक्ट हो, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मीन विल इफेक्ट द सेम वे। ठीक है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की ज़ात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बेटा हर चीज कॉपी कर ली है? तो बताओ, इतना कॉपी कर लिया बेटा सब? बताइए प्लीज। उसके बाद बेटा एक दो पॉइंट्स लिख लें बस, और फिर जो है वो पास पेपर का हैंड आउट हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं कोडिंग से रिलेटेड। एक दो की पॉइंट्स लिख लें बस बेटा, फिर मैं हैंड आउट जो है वो स्टार्ट करता हूँ। की पॉइंट लिखें बेटा कि यू में ओकेजनली सी कोडिंग, यू में यू में ओकेजनली यू में ओकेजनली सी कोडिंग, यू में ओकेजनली सी कोडिंग called an assumed mean, called an assumed mean। ठीक है। और इसी को elaborate करो बेटा। देखो कि this refers to the value, this refers this refers to the value, this refers to the value chosen, this refers to the value chosen to subtract, this refers to the value chosen to subtract from the original from the original data। ठीक है बेटा। और फिर एक पॉइंट लिखें कि इट इज यूजुअली chosen it is usually chosen as an easy value, या कह लो सिंपलर वैल्यू। ठीक है ना, एक ही बात है। easy value similar to an estimate, similar to an estimate similar to an estimate of the true mean। ये की पॉइंट बेटा लिख लीजिए, similar to an estimate of the true mean। ठीक है बेटा। यानी कि एक एज्यूम मीन अगर मैं दे दूं आपको, यानी कि मैं बोलूं कि डेटा में से एक एज्यूम मीन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, तो बिल्कुल उसी कोडिंग की तरह जो है इसको ट्रीट कर लेंगे जिस तरह मैंने आपको कोडिंग करना यहाँ पे समझाई है। ठीक है बेटा। एक बात और बस मैं एक छोटी सी इलस्ट्रेशन समझा दूं मजीद, छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन देना बाकी, फिर मैं हैंड आउट स्टार्ट करता हूँ। सो फार बेटा मैंने आप लोगों को सिखाया ना यहाँ पे, क्या सीखा बेटा आप लोगों ने? ये सीखा कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की वजह से मीन तो इफेक्ट होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है ना, यानी कि जिस तरह डेटा चेंज होगा, चाहे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करा के, ऐड करा के, सब्ट्रैक्ट करा के, मीन उतने से इफेक्ट होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या नाम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होते बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, इसकी मैं एक छोटी सी एक और इलस्ट्रेशन एक दूसरे पर्सपेक्टिव से समझाऊं, और फिर मैं सीधा बेटा पास पेपर का हैंड आउट स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो इलस्ट्रेशन बेटा कुछ इस तरीके की है, सिंपल कि लेट्स से आपकी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्स है। लेट्स से वो ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह फैली हुई हैं कि एक वैल्यू यहाँ पे है, फिर थोड़ा सा गैप दे के दूसरी वैल्यू है, फिर थोड़ा सा और गैप दे के तीसरी वैल्यू है। ठीक है। और फिर तीन वैल्यू जो है वो एक साथ हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट सिंबल्स बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है। और
मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि एक्स में से जो है वो एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 8। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि बेसिकली ये जो डेटा मैंने ओरिजिनली यहाँ पे लिखा है ना बेटा, ठीक है ना, ये जस्ट सिंबल्स हैं, हाँ, इनको फिल कर दें, सर्कस को बोले आप, इनको फिल कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो तीन जो ऑब्जर्वेशन है वो एक साथ बेटा चिपकी हुई लिखी हुई है। तीन ऑब्जर्वेशन एक साथ बेटा चिपकी हुई हैं, एक यहाँ पे अलग से है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब मैं क्या बोलूंगा बेटा कि जब x-8 की ऑब्जर्वेशन होंगी तो बस ये वैल्यूज बेटा 8 से शिफ्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो वो जो तीन चिपकी हुई वैल्यूज है बेटा वो भी एक साथ आ जाएंगी। वो क्या कहने का मतलब है कि वो 8 से बेटा शिफ्ट हो गई हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिर थोड़ा डिस्टेंस लेके बेटा ये बीच की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो है वो थोड़ा डिस्टेंस देके शुरू की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और उनमें थोड़ा सा बीच में फर्क है, थोड़ा सा फासला है, डिस्टेंस है। कहने का मकसद क्या है बेटा कि एक एरो बना के ये बात मैं रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो तीन चिपकी हुई वैल्यूज हैं ये एक साथ यहाँ पे आ गई, ये बीच वाली वैल्यू बेटा यहाँ पे आ गई, और ये जो दो स्टार्टिंग की वैल्यूज हैं वो ये यहाँ पे आ गई हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि बेटा इस सब्ट्रैक्शन की वजह से डेटा का स्प्रेड चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर आप देखो कि लेट्स से ओरिजिनल डेटा का जो मीन है एक्स बार, लेट्स से वो कुछ यहाँ पे है, उसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। सुनना अगर बात और से, लेट्स से ओरिजिनल जो डेटा है बेटा उसका मीन यहाँ पे मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, तो वो मीन भी बेटा उतने से इफेक्ट हो जाएगा। मीन भी 8 से शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ x-8। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताएं। लेट्स से मैं बोलूँ x-8 जो है बेटा वो t के बराबर है, तो मीन ऑफ t भी बेटा 8 से शिफ्ट हो जाएगा ना टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये बात समझ आती है। लेकिन आप ये देखो कि जो स्प्रेड ऑफ द डेटा है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा, वो क्या बताता है कि डेटा के मीन से आप कितना डेविएट कर रहे हो। तो डेटा के मीन से जो ओरिजिनल डेटा आपका डेविएट कर रहा है बेटा, उतने से ही समझो बाय द सेम थिंग, यानी कि वही चीज आपके पास जो है वो कोडेड वाला जो डेटा है उसके अंदर भी हो रही है। यानी कि मैं कहूंगा कि स्प्रेड ऑफ एक्स भी सेम है और स्प्रेड ऑफ टी भी सेम है। यानी कि जितना एक्स का डेटा वेरी कर रहा है, जितना एक्स का डेटा डेविएट कर रहा है फ्रॉम द मीन, उतना ही बेटा टी का डेटा डेविएट कर रहा है फ्रॉम द मीन। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ। इसीलिए हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन करने की वजह से, और इसी तरह हम कहते हैं कि एडिशन करने की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है बेटा वो चेंज नहीं होता। ये बात बेटा समझ आ रही है, बताओ। सिंपल सी बात है, ठीक है ना बेटा। तो ये कहानी है यहाँ पे। तो ये एक इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे इस तरह समझाई, इस पर्टिकुलर स्केच के जरिए। ये बात बेटा क्लियर हो रही है, क्योंकि वो डेटा जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट इस सब्ट्रैक्शन की वजह से, तो उससे स्प्रेड ऑफ द डेटा जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, स्प्रेड ऑफ द डेटा जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि मीन से आप कितना डेविएट कर रहे हो वो चेंज नहीं होगा। ये बात बेटा क्लियर हो रही है, बताएं जल्दी से बेटा, हरी अप। ठीक है ना, तो द स्प्रेड ऑफ द डेटा, यहाँ पे लिख लो, स्प्रेड ऑफ द डेटा इज अनचेंज्ड। तो जो काम बेटा सब्ट्रैक्शन करती है वही काम एडिशन करती है। अच्छी तरह डिटेल में ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक इलस्ट्रेशन मैंने समझा, तो एक इलस्ट्रेशन बेटा मैंने सोचा यहाँ पे इस तरह भी समझा दी जाए। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लो साथ में कि द मीन ऑफ एक्स would be 8 more, the mean of x would be 8 more than the mean of x minus 8, than the mean of x minus 8। सिंस हमें पता है बेटा कि t इज इक्वल्स टू x माइनस 8 है, तो हम कहेंगे कि t बार विल बी इक्वल्स टू x बार माइनस 8। तो मीन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, वो मैं बोलूंगा एक्स बार इज इक्वल टू टी बार प्लस 8। तो मीन ऑफ एक्स वुड बी 8 मोर देन द मीन ऑफ एक्स माइनस 8। मीन ऑफ एक्स माइनस 8 का मतलब है मीन ऑफ टी, क्योंकि एक्स माइनस 8 की जगह मैंने टी लिख दिया है। ये बात बेटा क्लियर हो रही है, बताएं। तो अच्छी खासी डिटेल बेटा पीछे समझा दी है।
यहाँ पे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिटेल समझा दी है, कॉन्सेप्ट जो है बेटा सारे कवर हो चुके हैं कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है। अब हम बेटा पास पेपर का हैंड आउट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा सब कुछ कॉपी कर लिया है तो बताएं, लिख के बताएं, बोल के बताएं, थम्स अप करें। और बेटा कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हो।